हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात करी अबाउट जावा इंस्टॉलेशन। इसमें हमने देखा कि हम जावा को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और दूसरा हमने देखा कि हम लोग अपने इंस्टॉल जावा के थ्रू एक वेलकम जावा प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट जावा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। तो व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज data type and how this var is working, right? These are going to be the major topic for today. तो हम इनमें सबसे पहले बात करेंगे variables की, तो एक्चुअली क्या होते हैं, और then in order we will talk about data types and then एक special keyword है var जो recently java में introduce हुआ है, उसके बारे में हम बात करें। Now before we going any of these topic, हमें क्योंकि java एक language है, तो language की कुछ basic characteristics होती हैं तो जो हमें समझना जरूरी है बिफोर वी आर गोइंग टू डू एनीथिंग। सो जो जावा की 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन से हैं, अगर वो हमें पता चल जाए तो हमें अपने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जावा की है वो है केस सेंसिटिविटी। लाइक वेर एवर यू आर क्रिएटिंग एनी वेरिएबल एंड यू आर टाइपिंग इन वेरिएबल नेम इन कैमल केस और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, all going to be treated as a separate one. Means this is not something कि हम लोग जैसे बाकी लैंग्वेजेस में कर पाते हैं, किसी किसी लैंग्वेज में, सब में नहीं, कि हमें जो अगर हम कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं तो भी वो सेम वेरिएबल को ट्रीट कर रहा है और स्मॉल केस में लिख रहे हैं तब भी वो सेम वेरिएबल को ट्रीट कर रहा है। जावा में ऐसा नहीं है। जावा में आपको केस सेंसिटिव लेटर ही लिखने होंगे अगर आपको सेम वेरिएबल को या सेम क्लास को रेफर करना है तो दिस इज अबाउट सेंसिटिविटी। सेकंड इज जावा इज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। मीन्स कि अगर हम जावा में कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या फिर हम कोई मेथड भी बना रहे हैं, एनी केस, तो हमें उस वेरिएबल का या उस ऑब्जेक्ट का टाइप डिफाइन करना मैंडेटरी है। विदाउट दिस you will not able to even compile the code, right? Third is Java is not a fully object oriented language. Why I'm saying this? We will come to the answer of this question or this characteristic in the end of the video, why we are saying Java is not fully object oriented language. Okay, so now proceed and we will come with the first point, like what is variable. So variable you can consider as a container. हमारे पास मल्टीपल कंटेनर हो सकते हैं ऑफ सेम टाइप। तो अब अगर मेरे पास मल्टीपल कंटेनर हैं तो मैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करूं? सेम टाइप डेटा टाइप में से मैं कौन से वेरिएबल को लेना चाहता हूं या कौन से कंटेनर को लेना चाहता हूं? आंसर इज नेम। तो कंटेनर क्या करेगा? कंटेनर उस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा और नेम, जो भी आप वेरिएबल का नेम दोगे आप उससे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो कंटेनर या ये जो वेरिएबल मैंने बनाया है इसका एक्चुअल में पर्पस क्या है और ये किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। क्योंकि अगर कोई पर्पस ही नहीं है तो हमें वेरिएबल बनाने की भी जरूरत नहीं है। एग्री? और वेरिएबल चाहिए क्यों? वेरिएबल चाहिए, इसका पर्पस है कि अगर मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे हो सकता है कि इनिशियल वैल्यूज, लाइक अगर मैं कोई किसी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या किसी भी नंबर को मैं 10 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे नंबर तो चाहिए ना। तो अगर मुझे नंबर चाहिए तो वो नंबर मुझे कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, सो दैट कि आई गेट टू नो कि मुझे किस नंबर का स्क्वायर निकालना है या किस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो इनिशियल वैल्यू की बात हो गई। ऐसे ही मेरी इंटरमीडिएट वैल्यू भी हो सकती है। अगर मेरी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, जैसे मुझे कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है मैथ्स की, तो उस केस में मेरे पास पॉसिबल है कि मल्टीपल इंटरमीडिएट रिजल्ट बनाने पड़े सो दैट कि मैं उनको बाद में यूज कर पाऊं। हर बार सेम कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे, राइट? तो इसलिए मैं उन टेम्परेरी या इंटरमीडिएट वैल्यू को स्टोर कर पाऊं, इनिशियल वैल्यू को स्टोर कर पाऊं और रिजल्ट को स्टोर कर पाऊं। और मुझे ये पता होना चाहिए कि जो इनिशियल वैल्यू है उसका टाइप क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो एक इंटीजर है या फिर वो एक डबल वैल्यू है। डबल इन द सेंस कि एक डेसिमल वैल्यू है। तो जब तक मुझे ये पता ही नहीं होगा तब तक मैं उसका टाइप भी डिफाइन नहीं कर सकता। तो वेरिएबल के साथ दूसरी चीज जुड़ जाती है, टाइप। तो एक container with a type and a name is variable. Clear? Now we come to our second important part, which is data. तो जावा में हमने डेटा टाइप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मैं इस तरीके से बता देता हूं कि जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, ओके, दिस विल फॉल इन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे मैंने किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो वो मेरी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी
कैटेगरी में आएगा। कैसे बनाएंगे, क्या करते हैं, इसके बारे में जब हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अपना फोकस रखते हैं अपनी प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरफ। जावा के अंदर जैसे मैंने बात करी कि हमें मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या किसी भी और सब्जेक्ट की प्रॉब्लम हमें, या कोई डेटा प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी तरीके की हमें अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि हमें कंप्यूटेशनल वर्क करना होगा। और अगर कंप्यूटेशनल वर्क करना है तो जो डेटा है देयर इज पॉसिबल चांसेस कि वो हमें किसी न किसी नंबर फॉर्म में मिलेगा, और उसके बेसिस पे मुझे हो सकता है कि मैं अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करूं। मैथ्स का अगर मैं रेफरेंस लेके बात करूं तो हमारे पास दो तरीके के नंबर होते हैं। एक होते हैं कंप्लीट नंबर्स, जैसे 1 2 3 4, ऐसे होते हैं हमारे पास डेसिमल नंबर लाइक 1.21 3.46। तीसरी कैटेगरी ऑफ नंबर्स मेरे पास आ जाता है नॉट एग्जैक्टली इन मैथ्स, बट अगर आपने अपने सब्जेक्ट में बुलियन अलजेब्रा पढ़ी हो तो, जहां पे हम बात करते हैं ओनली टू टाइप ऑफ वैल्यू, 0 और 1। तो बुलियन में तो हम 0 और 1 की बात करते हैं, लेकिन बुलियन का जो दूसरा फॉर्म है वो है ट्रू एंड फॉल्स। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। काफी डिफरेंट लैंग्वेज में अगर काम किया हो तो उसका रेफरेंस अगर आप ले सकते हो, तो वहां पे नॉर्मली हम 0 को एज ए फॉल्स ट्रीट करते हैं जो कि इंटीजर टाइप का ही होता है, एंड 1 को हम लोग या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू को हम लोग ट्रू की तरह ट्रीट करते हैं, करेक्ट। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा में हम लोग बुलियन एक स्पेशल टाइप रखते हैं जो हमें केवल और केवल ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को ही स्टोर करने के लिए अलाउ करता है। एंड नाउ द लास्ट कैटेगरी ऑफ दिस डेटा टाइप इज अल्फाबेट। सो अल्फाबेट आई एम सेइंग लाइक हमारे पास काफी सारे लैंग्वेज हैं लाइक इंग्लिश, राइट, जापानीज। सो हर एक लैंग्वेज में अपने कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स बनते हैं हमारे लेटर्स से, राइट। और उन सारी लैंग्वेज का जो बेस है, राइट, तो वो बेस है उनके लेटर्स। उन लेटर से ही बनते हैं बड़े बड़े वर्ड्स, और उनका एक मीनिंग होता है उन्हीं की भाषा में जो उन्हें क्लियर होता है। हो सकता है वो हमारे लिए डिफरेंट हो, बट उनके लिए वो क्लियर होता है कि हमें यही बोलना है। जैसे गिलास मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ और गिलास में इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, तो मतलब दोनों का सेम ही है, बट वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में, और दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का यूज हुआ है। हिंदी में गिलास अलग तरीके से हम लिख रहे हैं और इंग्लिश में गिलास हम इंग्लिश के लेटर से लिख रहे हैं, लाइक दिस। तो हर एक लेटर को स्टोर करने के लिए मुझे एक टाइप की जरूरत है, और वो टाइप है मेरा कैर, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि अब हम आते हैं पहले टाइप पे जिसमें है इंटीजर। तो इंटीजर में हमारे पास हम इंटीजर वैल्यूज को 4 डेटा टाइप्स के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है इसमें, अगर मैं मेजर डिफरेंस की बात करूं तो केवल एक ही है, वो है रेंज। तो लाइक अगर मैं बाइट की बात कर रहा हूं तो बाइट की अपनी एक रेंज है जिसके बियॉन्ड वो वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, और वो उसी रेंज में रोटेट करता रहेगा। इवन दो यू आर गिविंग द वैल्यू मोर देन द रेंज ऑफ ए टाइप, तो वो रोटेट करके वापस उसी रेंज में लेकर आ जाएगा जिस रेंज में उसे होना चाहिए, बेस्ड ऑन जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। और वो ऑटो कैलकुलेट होती है जो जेवीएम कर लेते हैं। लेकिन एज ए प्रोग्रामर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई उसकी रेंज क्या है, करेक्ट। तो इसीलिए हमारे पास अलग अलग टाइप, इन टाइप की रेंज क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि अभी हम यहाँ पे किए क्या है और इनकी रेंज क्या होती है। लेकिन अभी फिलहाल अभी इतना ही। ऐसे ही शॉर्ट है, शॉर्ट की रेंज बाइट से थोड़ी ज़्यादा होगी, ओके। इंक्लूसिव जो बाइट रेंज है उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। फिर इंटीजर एंड देन लॉन्ग। एंड सिमिलर फैशन जो डेसिमल नंबर है मेरे पास, इसमें भी जो मेजर डिफरेंस मेरे पास आ जाता है वो आ जाता है रेंज का, कि फ्लोट की जो मेरी रेंज होगी वो डिफरेंट होगी और छोटी होगी कंपेयर टू डबल, एग्री। नाउ नेक्स्ट इज, मैंने यहाँ पे टेबल में थोड़ी सी वैल्यूज को डबल बोल्ड करके लिखा हुआ है, राइट। तो ये बोल्ड जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है, तो बुलियन और अल्फाबेट में तो सिंगल कैटेगरी है, राइट। तो उसमें हमें हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो वही रहेगा बुलियन एंड कैर। लेकिन डेसिमल में और इंटीजर में हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो जावा जब भी कोई भी हम लोग नंबर लिख रहे हैं, अगर वो हम इंटीजर टाइप का नंबर लिख रहे हैं विदाउट डेसिमल, तो वो किस कैटेगरी को ट्रीट करेगा? क्योंकि मल्टीपल है तो एक को तो डिफॉल्ट होना पड़ेगा ना, क्योंकि जब मल्टीपल चॉइस को चीज आ जाती है तो एक को सिलेक्ट करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। तो जावा ने भी सेम किया कि जावा ने कहा कि अगर आप कोई भी वैल्यू लिखते हो, राइट, जैसे 10 या 20 या आपने लिखा a इज इक्वल टू 10, तो 10 क्या है यहाँ पे, तो 10 का भी एक टाइप होना चाहिए ना, तो वो जो डिफॉल्ट टाइप उसका कंसिडर करेगा वो इंट करेगा, राइट। एंड सिमिलर फैशन डेसिमल, अगर आप कोई भी नॉर्मल डेसिमल नंबर लिख रहे हैं या किसी भी नंबर को किसी भी डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो डेसिमल नंबर एक नॉर्मल अपने तरीके से लिखा हुआ है, जैसे a इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2.16, राइट। तो यहाँ पे 2.16 का जो टाइप होगा वो एज ए डबल ट्रीट होगा, ना कि फ्लोट। तो ऐसे ही ये डिफॉल्ट टाइप होगा किसी भी वेरिएबल को जो हम लिखें, क्लियर। स्मॉल पॉइंट और है यहाँ पे कि ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप ये और कहाँ डिफर होते हैं। तो अगर मैं जावा में थोड़ा सा नॉट इन डिटेल थोड़ा सा मेमोरी साइड पर बात करूं, तो जावा में
मेरे पास होती हैं दो तरीके की मेमोरी। एक होती है स्टैक मेमोरी। अभी हो सकता है कि ये वर्ड नया लगे, बट फॉर द टाइम बीइंग यू कैन कंसीडर दिस लाइक। तो दो तरीके की मेमोरी में मैं काम करता हूँ। एक होती है स्टैक और दूसरी होती है हीप। क्या पर्पज है और क्यों दो तरीके की मेमोरी हैं, ये सब हम जब मेमोरी मैनेजमेंट वाला चैप्टर करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि व्हाई जावा इज यूजिंग टू टाइप ऑफ मेमोरी एंड व्हाट इज द पर्पज। तो अभी फिलहाल हम सिंपली ये रखते हैं कि ये जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप, इनकी वैल्यू मुझे मेमोरी में कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखनी पड़ेगी। अदरवाइज हाउ जावा विल नो कि इसकी वैल्यू क्या थी और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या, राइट। तो जावा क्या करता है, इन सारे डेटा टाइप्स की वैल्यू मतलब आप जो भी वेरिएबल बना रहे हो यूजिंग दीज टाइप, ओके, तो उनको वो रखता है स्टैक मेमोरी में। क्लियर। सो क्योंकि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को बोल देते हैं कि ये सिंपल टाइप, इनसे बेस टाइप हो नहीं सकता, तो इनकी वैल्यू क्योंकि इतनी सिंपल है कि इनको पता है कि इनके अंदर क्या रखना है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ाते हुए वो उसको स्टैक मेमोरी में मेंटेन करके रखे। व्हेनेवर आई नीड इट आई विल कॉल इट एंड यूज इट। ओके, तो दिस इज फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप। नाउ हमारा जो नेक्स्ट है वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में जैसे मैंने बताया कि अगर हम कोई क्लास बना रहे हैं, राइट, और क्लास या यूजर डिफाइंड भी हो सकती है या फिर जावा की इनबिल्ट भी हो सकती है। अभी हमने क्लास के बारे में ज्यादा देखा नहीं है, बट अगर मैंने कोई क्लास बनाई है या फिर मैंने कोई इनबिल्ट क्लास यूज करी है, वो सारे के सारे बने हुए ऑब्जेक्ट यूजिंग दोज क्लासेस आइदर यूजर डिफाइंड और इनबिल्ट और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से भी अगर कोई हमने क्लास उठा के उसका ऑब्जेक्ट बनाया है तो वो हमारी कैटेगरी होगी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की। अब इसका जब सबसे सिंपल एग्जांपल जो हमने भी देखा वो है स्ट्रिंग। तो हमने जब मेन मेथड बनाया था तो हमने उसमें स्ट्रिंग पैरामीटर पास किया था एज ए स्ट्रिंग एरे, और उसमें जो स्ट्रिंग हमने लिखा था मैंने बताया था कि वो एक क्लास है, राइट। अगर मैं उस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो वो मेरा नॉन प्रिमिटिव में आएगा। मेमोरी वाइज अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो जो भी वैल्यू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को असाइन करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, right? वो मेंटेन होती है आपकी हीप मेमोरी में। और हीप मेमोरी में किस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो वैल्यू जेवीएम ने रखी है, उस मेमोरी का लोकेशन का रेफरेंस मेरे वेरिएबल के पास होता है। वेरिएबल कहाँ होता है? स्टैक में। स्टैक में वेरिएबल तो होगा लेकिन विद वैल्यू नहीं, विद रेफरेंस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप में वैल्यू वही होगी स्टैक मेमोरी में उसके साथ। एंड दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो थ्योरी हमने बहुत कर ली है, तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की ओर कि हम देखते हैं कि जावा में हम लोग अपने प्रोग्राम में इन सिंपल डेटा टाइप को कैसे बना सकते हैं और कैसे उन्हें यूज कर। ओके, हम आ गए हैं अपने सोर्स कोड पर जहाँ पे हमने अपना पिछला प्रोग्राम बनाया था main.java। इसी प्रोग्राम को जो हमने डेटा टाइप अभी देखे हैं उनका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम यहाँ देखें। तो लेट मी स्टार्ट। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाने की कोशिश करते हैं और उस समझते हैं कि वो एक्चुअली उसमें क्या हो रहा है और कैसे डिफरेंट वैल्यूज हम असाइन कर सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स टू स्टोर द वैल्यू इन द प्रोग्राम। यही हमारी बेसिक नीड भी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि एक इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेक नेम ए, और उसकी वैल्यू में दे देता हूँ 10। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो वेरिएबल मैंने बनाया है ए इज नथिंग बट ए कंटेनर, और ये जो ए लेबल्ड कंटेनर है यहाँ पे इसका टाइप है इंट। तो दिस कंटेनर इज गोइंग टू बी स्टोर द वैल्यू ओनली इंटीजर टाइप, और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू दी है 10। तो दिस ए वेरिएबल इज गोइंग टू store the value 10। यहाँ पे मैंने equal to यूज किया, it means assignment। So I am assigning the value 10 to variable a of type integer। Okay, this is clear। Let me create one more variable b, integer b, और मैं इसमें वैल्यू दे देता हूँ एक। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक और कंटेनर बनाया b जिसको मैंने वैल्यू दी a। तो whatever the value, तो एक कंटेनर टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम अनदर कंटेनर। क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को प्रिंट करूं a इक्वल टू डबल कोट, ये मेरी स्ट्रिंग हो गई, यहाँ मैंने a वैल्यू प्रिंट करी, एंड b इक्वल टू यह मेरी b वैल्यू। जावा में जब हम लोग प्रिंटलन के अंदर कोई भी स्ट्रिंग और वेरिएबल डायनामिकली प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग इस तरीके से डबल कोट में जो भी हम लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, और उसके बाद हम प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे फॉर अपेंड, एंड जो भी वेरिएबल जो भी मैंने डिफाइन किए उनको अगर मुझे यूज करके प्रिंट करना है तो मैं यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ, एंड देन अपेंड अगेन, एंड देन स्ट्रिंग वैल्यू, एंड देन वेरिएबल अगेन। Okay, so I am using the plus operator for appending the string. So this whole string is going to be print as it is. Only difference is
wherever I'm using the variable like here a and b, okay, this is different and outside of the double quote. So this is going to be print the value. This is the container. So on console, this will not print a, it will print whatever the a is storing. Okay, so here it will be print 10, and we will see like what the value is printing on b. Obviously this is going to be 10, but we will see on the console. We save it. Now we will go to our terminal. Now here we will run our program. Okay, in two ways we can run the program. Okay, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हम डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं और कंपाइल करने के बाद भी रन कर सकते हैं. फॉर सिंप्लिसिटी व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम डायरेक्टली. Okay, it will save small amount of time, nothing. तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रिंट हुआ है a, जो मैं डबल कोट में लिखा था सेम, एंड देन वैल्यू ऑफ a, b एंड द वैल्यू ऑफ b. करेक्ट, ऐसे लिखा था हमने. अब तो यहाँ पे जो मैंने ये a वैल्यू असाइन करी है, यहाँ पे मैंने जो b को जो मैंने a की वैल्यू असाइन करी है, यहाँ पे ये हमने बोला था कि जो वैल्यूज हैं, राइट, इट विल स्टोर द वैल्यू. ओके, डायरेक्टली वैल्यू. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बाद में लेटर ऑन यहाँ पे मैं वैल्यू b की 20 कर देता हूँ. ओके, अब अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू 20 कर देता हूँ, तो अब क्या होगा? क्या a की वैल्यू भी 20 हो जाएगी? तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने चेंज किया है वो केवल b की वैल्यू को किया है, a की वैल्यू को चेंज नहीं किया है. तो मैं दोबारा रन करता हूँ. तो इस बार हम देखेंगे, आई मिस्ड सेमीकोलन. तो हम दोबारा देखेंगे कि जो b की वैल्यू है वो तो 20 हो गई, लेकिन a की वैल्यू अभी भी 10 है. करेक्ट. सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन एनी टाइप ऑफ variable, its value, and we can store whatever type of value we want to, considering the data type should be aligned with the value whatever type you are going to be store. Take another example. अभी यहाँ पे हमने केवल इंटीजर को देखा. अभी हम एक और वेरिएबल टाइप बनाते हैं जिसका टाइप लेते हैं हम डबल. ओके, और इसको मैं स्टोर करता हूँ 10.12 एंड एक और डबल वेरिएबल बनाता हूँ y इक्वल टू 10.12. सेम वैल्यू. ओके, इसको चेंज कर लेते हैं 0.08. ओके, नाउ आई एम क्रिएटिंग वन मोर डबल result, okay? And here I am doing one arithmetic operation, means I am going to store the result of x plus y. If I print this system print ln, and here I am going to print result. Okay, now we will see the out. No, some mistake is there. Oh, it's not symptom, it's system. Okay, it's too much mistake. Now see, okay, now you can see like result is storing the value 20.2, which is correct. Okay, yeah, so this is correctly printing the value. Now if I again change the value of x here after storing the result, I'm changing it to 11.12. What will be the impact on result? I'm changing after this. Okay, let me clear this and we will run again. See, result is still 20.2. Why? Because the value of the x is being changed after this operation. Correct? So we have to be careful, like where exactly we are doing the operation, okay, and where exactly we are changing the value. If we want to consider this result, right, to include this value, so we have to change the value before this, not after this. Okay, so let's see the result now. It's 21.2. Sorry, 21.2. Yes. Okay, so this is how we can define the value, and whatever the operation we are doing, okay, we can store the result to a third variable, and this is how we can print multiple values, and we can solve the problem of any arithmetic problem we can solve with the help of these variables. And almost these primitive types, with these primitive types, you can solve any type of problem which is simply wherever we need simple storing the value and printing the result. So you can say any arithmetic expression or any equation you want to solve and place different kind of value, that you can do from this. Correct. Let's see quickly one more boolean type. So I can give this flag, and I can give only two values here, either true, okay, or either false. Here I am using double slash. So double slash means in Java, if you want to give the comment at any particular line, okay, one liner comment you want to give, so you can use double forward slash. Okay, so here I am using. Now let me print this value. If I print flag, correct, and if I print this, it will print true. Okay, and the next is char is C equal to single quote. So wherever it's important, so wherever you are printing this this characters,
Okay, and character is a single word, not word, single character alphabet you can say. So this is going to be in single quote, and whenever you are printing this as a double quote, it's a string. Okay, so this is different, this is different, and in single quote you can give maximum one character. If I print it, we run it, so we can see C is printing X. So C container is storing the character value X, correct? So this is how we can define different type. One more thing, if you try to run it with multiple character, right, it will give you compile time error. See, error, not a unclosed character letter. So it means error is nearby clear, like whatever the character you are giving, okay, it is not clear. So this way we can define only single character and it will work. Okay, now so this is all from the data types, how we can define, how we can do simple arithmetic operation using this, and we can store the result to a third variable. Okay, and some of the additional things we have seen, like the comment, how we can give, and in the print, how we can print our variables value with the string. So whatever type or what the statement you want to write, along with whatever the result you want to print from these variables, how you can do. Okay. Now we are coming to our next very special keyword, which is just introduced in Java, where, how it is working. So it's nothing like how we can define a where. It's simple, like we are defining our other data type. We will define in the same way. For example, I'll just take an example YZ where, and I give this as a value 10, right? And if I print it, okay, so here what I have written is where XYZ is equal to 10, and I'm just printing the XYZ value in the println statement. So what is happening here? So where, how this is defining its type. So this is just an, you can say, kind of alias which is deciding its type from its value. Okay, so where is not going to be a type in Java. By where only we are saying that whatever the type of this XYZ variable is going to be, it is based on the value we are assigning to it. So on compile time, like whenever we compile this code and run this code, it will decide this type. So here we are giving the type as a the value 10, and the value of 10, as we have seen our slide, that it's going to be a int type by default. So whenever we are going to print this, it will print as a integer here. So before we proceed, let's run this program and see what the value is going to be print on the console. Okay, so now it is printing the value as a 10. Let's assume I will reassign the value of this XYZ from some other variable, and this time I'm going to use a double. Will I able to do it? So answer is no, because since the type is decided of XYZ based on 10, which is integer, and we are going to be assigned the value of double type to it, so it will give error, because whatever the type of into XYZ, it is not possible in ideal way. Okay, we are not saying that we can't do it. We will see the consequences if we do it. Okay, there will be some consequences if you are changing the type, definitely. So in this case, the type we cannot change, but assume like if I change the type of this XYZ from a 10.10 to 10.0, if I rerun this program, so now you can see it is printing the value without any error, and nothing has been changed here. Okay, so I just changed the value from integer to double, which is default. It is taking the type from its value. So this is something we should know whenever going to be used the where in our programming. One more important thing, like we can see, assume I just want to define a multiple type of variable. So if I assume here I'm defining the XYZ, right? I'm defining in two lines. Assume like I don't want to have a new line. So multiple values I can assign by this way, by comma separate, correct? But if I try to do the same with where, so let me take a value Z and let me try to give the value 10. If I try to do it, okay, so it will give me the error, because in where case, since it's special keyword, it's not something like whatever we can do with our primitive data type, this is going to be have the same nature. No, so this is different. So we cannot do this. Normally in the programming, whenever we do in initial cases like where is something similar to other primitive data types, so it's not. Some nature are different. If I do this in different way, like I define in the next line, and then if I try to run it, it will simply run. Okay, so whatever the value I'm assigning, it will decide. So that's something like we have about the where. And apart from this is nothing going to be changed how you are going to be use this variable later in your program. Okay, because the type is designed whenever you assign the value to it. Clear? Now our last point is, so in the starting of the lecture we said why Java is not
fully object oriented programming language? And the answer here is whatever the variables I am creating here, right? Int a or the double x. Okay, I am not creating the object of these for these variables to be used. This I'm simply creating this. Okay, and I'm going to use this. I'm assigning the value and no object actually we are calling this variable, but these variables are not holding the object of anything. Okay, so we are saying, because since this is allowed in Java and because of these primitive type support we are having in Java, we are saying Java is not fully object oriented language. Okay, one important point is, like, if somebody can say like I can make it possible or not, if I don't want to use the variable here, so yes, you can do this, and we will see this in our future in our future lecture as well. Like for each type, okay, for each type, like we are having int or long, okay, we are having our wrapper classes. We will see like what all these wrapper classes are. So if I want to use the wrapper class for int, okay, so its respective wrapper class is integer. So when we are creating this, I'm just giving it a random number, okay, and similar way, if I just print this value, copy this, and if I print this value, it will print with the same value. Okay, now let me run this program. See, no complaint. So whatever the value I have written here, I'm able to do the same way. Only difference is, like, here I'm creating the object of integer class and assigning the value 10, and here I'm using the primitive type and assigning the value 10. So this is object and this is normal simple data type. And in similar way, for long we are having long class, and you can see the important point here is like we are creating this class object with complete name integer, I is capital, so it means, and it is not highlighting one. Okay, so you can see like the boolean, double, this is highlighted, so it means these are the keywords, but this is not a keyword, this is a class. Okay, so we will cover this in the wrapper classes concept, like where we can see, but for this lecture, this is I think we have pretty much covered. I hope you liked the video, and now you are able to know how we can use this variable and many type of problems, whatever you want to solve in simplified form, you can easily solve by these creating variables and doing some calculation, manipulation based on those. Okay, like for example, you can create a simple calculator program for you where you can define different example for addition, multiplication, right? Okay, so this is how we can do. And now the next so far we have covered, but the important point here is whatever the value we are defining here, right, this is going to be static, right? So since these are the static values, we cannot change it on the compile time. So in the next lecture we will try to cover how we can take the dynamic input from user or while we are running this program. Okay, perfect. So that's all from this video. I hope you liked the video, and if any query you are having from the lecture or from this video or any previous video, please do comment. I'll try to answer those and try to cover in the video as well if something I need to create a long video around it. Yeah, thank you so much.